हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ शशांक शेखर त्रिपाठी। वेलकम टू सब्जेक्ट्स अकेडमी लर्नर। तो गाइज आज लेके आ चुके हैं नई वीडियोस। जो लोग हैं चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंचे। जो लोग अभी तक रफ और बुक्स अपनी लेके नहीं बैठे हैं वो बैठ जाए, क्योंकि आगे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। द फ्रेंच रिवोल्यूशन को हम फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति कह सकते हैं। द रिवोल्यूशन स्टार्टेड, पहले हम नहीं जानेंगे कि रिवोल्यूशन क्यों शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था। पहले हम जानेंगे कि जो हमारा रिवोल्यूशन जो क्रांति है वो कब शुरू हुई थी। पहले हम इतना छोड़ देते हैं, जो हमारा रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789। डेट याद कर लीजिए, ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे आगे तक, 12th के बाद तक, आप जब तक एसएसटी पढ़ेंगे तब तक। 14 जुलाई 1789 को जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो शुरू हुआ था, आउटब्रेक हुआ था। जब शुरू हुआ तो खत्म कब हुआ आप ये भी सोच रहे होंगे। द रिवॉल्यूशन एंड द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू ऑन 18 जून 1815। नेपोलियन बोनापार्ट को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो नेपोलियन वाटरलू में जो बैटल हुआ था नेपोलियन में, जब वो डिफीट हुए थे, कब डिफीट हुए थे 18 जून 1815। जब ये डिफीट हुए थे तभी हमारा रिवॉल्यूशन खत्म हो चुका था। खत्म हो चुका था क्या, खत्म हो गया था उसी टाइम जब वो मरे थे। उनकी डेथ हुई थी नेपोलियन की, किस बैटल में, वाटरलू की। कब, 18 जून 1815 को। तब हमारा जो रिवॉल्यूशन है वो खत्म हो चुका था। शुरुआत हुई 14 जुलाई 1789 में, खत्म हुआ 18 जून 1815 में। इतना क्लियर हुआ। अब हम जानेंगे इसके बाद जब ये हुआ नेपोलियन वाटरलू के बैटल में नेपोलियन डिफीट हुए, उनकी डेथ हुई। द फोर्ट्रेस ऑफ बेस्टिल वॉज द सिंबल ऑफ द डेस्पोटिक फोर्सेस। डेस्पोटिक फोर्सेस का सिंबल जो किला है वो डेस्पोटिक फोर्सेस का एक सिंबल, एक निशान बन के रह गया। क्या, किला, जो फोर्ट्रेस का किला है बेस्टिल, जहाँ पे डेस्पोटिक फोर्स का एक निशान बन के रह गया। ये भी हम जानेंगे आगे। वॉट इज़ द स्टोरी ऑफ स्टार्ट द रिवॉल्यूशन, क्या स्टोरी है, मतलब इसकी पूरी कहानी है। आप चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे तो होंगे, उसमें लड़ाई पूरी कहानी बताता है पीछे से, तो उसी तरह है बिल्कुल। आप उसकी 2 कॉपी समझ लीजिए, उसी तरह है। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ स्टार्ट द रिवॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि जो हमारा रिवॉल्यूशन है क्यों स्टार्ट हुआ था और कैसे स्टार्ट हुआ था। द रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, आपको इतना क्लियर हो गया कि जो हमारा रिवॉल्यूशन है 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ था 18 जून 1815 को। कब, जब नेपोलियन वाटरलू के बैटल में डिफीट हुए थे तब। तो गाइज अब आते हैं कि कब हमारा और क्यों हमारा, कैसे हमारा रिवॉल्यूशन है जो स्टार्ट हुआ है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा रिवॉल्यूशन है कब शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था। तो ये तो आपको पता है कि 14 जुलाई 1789 को हमारा जो रिवॉल्यूशन है आउटब्रेक हुआ था, शुरू हो चुका था। तो किस, द फोर्ट्रेस नेम, यानी उस किले का नाम था बेस्टिल, जो कि पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में था। किला था जो पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में था। इन द सर्च ऑफ द वेपन ब्रेक द प्रिजन एंड फीड ऑल द प्रिजनर्स। आप समझिए, पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में जो किला था, अब वो किला क्यों तोड़ा गया ये अब मैं आपको समझाता हूँ। फ्रांस और पेरिस के बीच में ये लड़ाई हुई थी, पहले ये जान लीजिए। फ्रांस के जो राजा थे उन्होंने लोगों को भेजा कि जाके देख क्या हो कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो वहाँ के लोग जब उनको देखा तो सोचा कि वो लोग हमसे लड़ने आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या सोचा, तो इस सोच के उन्होंने क्या करा, हथियार ढूंढना शुरू कर दिया। हथियार ढूंढने के साथ साथ उन्होंने लोगों को इकट्ठा शुरू करना कर दिया। जब इकट्ठा किया लोगों को तो उन्होंने 7000 लोगों को इकट्ठा कर लिया। 7000 लोगों को जब उन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद वो हथियार ढूंढना चाहे, तो जो किला था उसके बाद जब उन्हें पता चला कि जो फ्रांस के राजा हैं उन्होंने सेना को भेजा है, तो लड़ने के लिए नहीं भेजा था सेना ने, पर उन्होंने क्या सोचा कि वो सेना लड़ने के लिए ही आ रही है, तो उन्होंने हथियार ढूंढना शुरू किया। तो इन द सर्च ऑफ द वेपन्स ब्रेक द प्रिजन एंड फीड ऑल द प्रिजनर्स। जब वो वेपन्स ढूंढने लगे, हथियार ढूंढने लगे, तो उन्हें एक जेल दिखा तो उन्होंने सोचा कि उसी में क्या होंगे, हथियार होंगे, वेपन्स होंगे। तो फिर जब वो वेपन्स ढूंढने लगे तो उस पहले किले को नहीं तोड़ा था,
पहले किले को नहीं तोड़ा, पहले हथियार ढूंढना शुरू किया था। ये तो मैंने पहले में ही लिखा है कि उस किले का नाम था बेस्टिल, जो कि पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो लोग लड़ाई करने आ रहे हैं तो वो लोग जल्द 7,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया, फिर वो हथियार ढूंढना शुरू करे। हथियार ढूंढना शुरू करा तो फिर क्या हुआ, उन्हें एक जेल दिखी तो उन्होंने सोचा कि उसी जेल में क्या होंगे, हथियार होंगे। जब उन्होंने ऐसा सोचा तो क्या किया, ब्रेक द प्रिजन, उस जेल को तोड़ डाला एंड फीड ऑल द प्रिजनर। उन्हें हथियार भी मिल गए और साथ साथ जब उन्होंने जेल तोड़ा तो जितने भी प्रिजनर्स थे यानी कैदी थे वो छूट गए। अभी आप सोचेंगे कितने कैदी थे, तो यहाँ पे 7 कैदी थे जो कि छूट गए, भाग गए। जब भाग गए तो डेमोलिशन, जब उन्हें हथियार मिला तो वो सेना से नहीं लड़ने, वो सेना जब आ ही रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो सेना हमसे लड़ने आ रही है, लेकिन वो सेना लड़ने नहीं आ रही थी, वो उन्हें ऐसी गलत फैमिली हुई तो वो क्या, हथियार ढूंढने के बाद वो सेना से नहीं लड़ पाए। सेना आ ही रही थी, तब तक वो उस जो ईस्टर्न पार्ट में क्या वो किला था, बेस्टिल के फोर्ट किला था, उसको ही क्या डेमोलिट्स तोड़ डाला, डेमोलिट्स द बेस्टिल फोर्ट। उस किले को क्या कर डाला, तोड़ डाला। जब उस किले को तोड़ा तो उन्होंने सोचा इस किले को तोड़ेंगे तो जो सेना आ रही है वो वापस जाके राजा से बताएगी कि वहां पे ये तमाशा हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा सोचा तो वो सेना लौट गई। वो जब उन्होंने वो किला तोड़ा तो वो सेना लौट गई, तो फिर वो राजा से बताया कि वहां पे आपके जितने भी पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में जितने भी आपके सामान है, किले हैं, वो सब तोड़े जा रहे हैं। तो फिर राजा ने क्या किया, फ्रेंच के राजा यानी फ्रांस के जो राजा थे उन्होंने ऑर्डर दिया, वहां के सोसाइटी जो पेरिस के राजा थे उनको ऑर्डर दिया कि वहां की जो लड़ाई हो रही है वो रोका जाए। क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो राजा ने उस स्थिति में नहीं भेजा था, लड़ाई करने की स्थिति में नहीं भेजा था। पेरिस शहर में उन्होंने लड़ाई करने में नहीं भेजा था, पेरिस के लोग ने ही गलत समझा था कि वो लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सोचा, पेरिस शहर ने। तो पेरिस शहर की गलती से जो हमारा रिवॉल्यूशन है वो 14 जुलाई 1789 को ब्रेक हुआ था, और इस वजह से जो हमारा रिवॉल्यूशन है वो ब्रेक हुआ था। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। फोर्ट्रेस नेम यानी एक किला का नाम था जिसका नाम था बेस्टिल, जो कि पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में स्थित था, बना था। इन द सर्च ऑफ द वेपन्स, पहले हमने ये इंट्रोडक्शन दिया कि जो किला है वो कहाँ रहता है, पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में। इन द सर्च ऑफ द वेपन्स, अब समझिए क्या हुआ था। फ्रांस के राजा ने क्या भेजा था, लोगों को, सेना को भेजे थे कि वहां के देख के आओ वहां की सिचुएशन क्या है, वहां के लोग की हालात है क्या है, कोई कमी नहीं है। ऐसे माध्यम से वहां से भेजा था, फ्रांस से भेजा था लोगों को कि देख के आओ। तो पेरिस के लोगों ने क्या किया, उन्होंने गलत समझ लिया कि जो फ्रांस के राजा ने सेना को भेजा है वो हमसे लड़ाई करने के लिए भेजा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा शुरू कर दिया। जब लोगों को 7,000 लोगों को इकट्ठा किया तो फिर अब 7,000 लोगों को इकट्ठा किया, उनके पास हथियार थे, इनके पास हथियार नहीं थे, तो फिर हथियार ढूंढना शुरू किया, वेपन्स ढूंढना शुरू किया कि हम उनसे लड़ सकें। इन द सर्च ऑफ द वेपन्स ब्रेक द प्रिजन एंड फीड ऑल द प्रिजनर्स। वेपन्स को ढूंढने के चक्कर में उन्हें एक जेल दिखी, फिर उन्होंने ब्रेक द प्रिजन यानी जेल को उन्होंने तोड़ डाला। उन्होंने सोचा उसमें हथियार होंगे, इस वजह से उन्होंने तोड़ा। मतलब एक उन सेना से लड़ने के बजाय उन्होंने क्या क्या नहीं तोड़ डाला, ये समझिए। ब्रेक द प्रिजन, फिर उन्होंने जेल को तोड़ा, हथियार मिले और जेल को तोड़ा, फिर उसमें फीड ऑल द प्रिजनर्स यानी फ्री कर दिया सारे प्रिजनर्स यानी कैदी, जिसमें 7 कैदी थे। जब उन्होंने जेल तोड़ा, हथियार मिले, जेल टूटने के बाद जितने भी कैदी थे वो छूट गए, भाग गए। फिर डेमोलिट्स द बेस्टिल फोर्ट, जब उन्हें हथियार मिला तो उन्होंने सेना से नहीं लड़ा, जो सेना फ्रांस ने भेजी थी उससे नहीं लड़ा, बल्कि किससे लड़ा, बेस्टिल फोर्ट से। बेस्टिल फोर्ट जो कि एक पत्थर की ही थी, लेकिन उससे लड़ा। क्यों लड़ा, आप ये सोच रहे होंगे। डेमोलिश द बेस्टिल फोर्ट, ये भी मैंने बता चुका है, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। डेमोलिश द बेस्टिल फोर्ट, किले को तोड़ा कि सेना लौट जाए, राजा को बताए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, लौट भी जाएगी और हमें लड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो फिर सेना लौट के राजा के पास जाके बताती है कि वहाँ पे आपके जितने भी किले हैं और जो सामान आपके हैं वो तोड़े जा रहे हैं। तो फिर राजा ने, द फ्रेंच किंग वॉज ऑर्डर टू स्टॉप द फाइट, द फ्रांस के राजा थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि वहाँ पे जो फाइट हो रही है, पेरिस के राजा को ऑर्डर दिया कि वहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, जो किले तोड़े जा रहे हैं, वो रोका जाए। अब ये तो आप जान गए कि इस कारण जो हमारा रिवॉल्यूशन है वो आउटब्रेक हुआ था, शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 14 जुलाई
1789 की। अब मैं बार बार राजा राजा बोल रहा हूँ, तो अब मैं बताऊंगा कि इन द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, यानी फ्रांस सोसाइटी में राजा कौन थे हम बताएंगे, राजा किस फैमिली से थे, राजा की शादी किससे हुई, राजा की शादी के बाद उनके साथ क्या हुआ, ये सब हम जानेंगे। तो मैं राजा राजा बार बार बोल रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको बताता हूँ कि राजा कौन थे। द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, तो हम पहले जानेंगे राजा के बारे में। तो फ्रांस के राजा थे कौन थे, लुई 16, इनका नाम था लुई 16। इनका जन्म हुआ था इनका इन 1774, द बर्थ ऑफ लुई 16 इन द 1974 द लुई 16 डिनोट किंग, यानी 1774 में ये राजा बने और 20 साल में ये किंग बने। नहीं, 1774 में इनका जन्म हुआ और 1974 में ये राजा बने, मात्र 20 साल में ये राजा भी बन गए थे। कौन, लुई 16। लुई 16 इज ऑन द बॉर्बन फैमिली। लुई 16 एक बॉर्बन फैमिली थे। पहले एक बॉर्बन बिस्किट आता था, उसी को टैग करते हुए इनकी एक फैमिली थी बॉर्बन फैमिली। लुई 16 उसी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इतना समझ में आया। 1774 में इनका बर्थ हुआ, मात्र 20 साल में क्या हुए, राजा बन गए। राजा बनने के बाद ये बॉर्बन फैमिली से थे एक। ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, यानी लुई 16 की किससे शादी हुई, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ऑस्ट्रियन एक नाम नहीं है ना एक कंट्री है, लाइक दैट ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री नहीं है ये। ऑस्ट्रियन एक सोसाइटी या एक शहर है जो फ्रांस के बगल रहती है, फ्रांस के बाजू में है। ऑस्ट्रियन एक शहर का नाम है या सोसाइटी का नाम है। प्रिंसेस जिनका नाम था मैरी एंटोनेट, इनके साथ शादी हुई किसकी, लुई 16 की। एंड दे आफ्टर द मैरिज द लुई 16 सी द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। जब उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद एक दिन बाद उन्होंने देखा, जब अपने संपत्ति को देखने गए, शादी के बाद जब अपने खजाना को देखने गए, संपत्ति को देखने गए, तो वो आश्चर्यजनक हो गए उसे देख के, क्योंकि जो उनकी एम्प्टी थी, जो ट्रेजरी थी वो खाली थी। ट्रेजरी यानी संपत्ति या खजाना, जो उनकी संपत्ति थी वो खाली थी। तो ये थे राजा यहाँ तक थे, इनके तो पूरा इंट्रोडक्शन था। लेकिन उनके साथ एक बड़ी कमी हो गई थी, जो कि थी उनकी ट्रेजरी खाली हो गई थी। तो इन 1774 राजा का जन्म हुआ, 20 साल में 1974 में वो राजा बन गए। लुई 16 जो बॉर्बन फैमिली से थे, ही वॉज किसके साथ शादी हुई, मैरी एंटोनेट के साथ। जब उनकी शादी हुई, एंड देन आफ्टर द मैरिज द लुई 16 सी द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। जब वो शादी के बाद जब वो अपनी खजाने को देखते हैं, अपने संपत्ति को देखते हैं, तो वो खाली पाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फ्रांस के राजा जब बने लुई 16, जब उन्होंने संपत्ति खाली पाई, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो राजा थे उनकी जो सोसाइटी थी, जो फेडरल सोसाइटी थी, फ्रांस की जो सोसाइटी थी उनके राजा बनने के बाद वो कैसी थी, तो हम ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं फेडरल सोसाइटी को अपने, कि राजा बनने के बाद वहाँ की जो सोसाइटी थी वो किस तरह थी, वहाँ के लोग किस तरह थे, किस तरह से बिलोंग कर रहे थे, किस तरह की उनकी जिंदगी बीत रही थी। तो इन द 18th सेंचुरी द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, यानी जब वो राजा बने 18th सेंचुरी में लुई 16, तो उसके बाद जो वहाँ की सोसाइटी थी वो 3 भागों में बांटी गई, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग आते थे, सेकेंड स्टेट में नोबल्स लोग, और थर्ड स्टेट में वर्कर्स आते थे। अब क्लर्जी कौन है, जो राजा के साथ रहते थे। जैसे बहुत लोगों के साथ रहते हैं कि बताते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, आगे का बताते हैं या उस टाइम का बताते हैं कि हर जगह क्या हो रहा है, तो वहाँ पे आते थे। मान के चलिए कि उन राजा के साथ, लुई 16 के साथ चर्च के लोग ज़्यादा रहते थे। सेकेंड में द नोबल्स। नोबल्स क्या है, राजा के रिश्तेदार आते थे इसमें, सिंपल सा है, राजा के रिश्तेदार। राजा के रिश्तेदार आते थे। एंड थर्ड स्टेट में वर्कर्स आते थे, यानी उसमें काम करने वाले थे, जैसे पीजेंट्स, वर्कर्स, लेबर्स, ये सब आते थे थर्ड स्टेट में। मैं आपको बता दूं इन तीनों स्टेट में सबसे लोअर पे था थर्ड स्टेट, इसलिए इसका नाम भी थर्ड स्टेट लास्ट में ही है। और फर्स्ट स्टेट में क्या होता था, द पीपल ऑफ दिस स्टेट एंजॉयड सम प्रिविलेजेस बाय बर्थ, दे आर नॉट अलाउड टू पे टैक्सेस। इस स्टेट के जो पीपल थे ये एंजॉय करते थे, किसी के बर्थ में एंजॉय करते थे, मैरिज होती थी कराते थे तो उसमें एंजॉय करते थे। और इनकी एक खास बात थी कि ये टैक्स नहीं पे करते थे। मैं आपको बता दूं कि थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, इसमें जो राजा बनने के बाद जो 3 भागों में बांटा गया है ये लोगों को,
सोसाइटी को। तो इस तरह में थर्ड स्टेट के लोग बहुत लोअर वेज पे थे, इनकी कमाई भी कम थी और आगे अभी हम जानेंगे। तो क्लर्जी यानी फर्स्ट स्टेट में पीपल या वहाँ के जो स्टेट के लोग थे, वहाँ के जो लोग थे वो इंजॉय करते थे, किसी का बर्थ होता था, किसी का जन्मदिन होता था, तो इस तरह वो इंजॉय करते थे, हर चीज़ों को इंजॉय में करते थे। दे आर नॉट अलाउड टू पे टैक्सेस। इनकी एक खास बात थी कि ये इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेट पे थे और फर्स्ट स्टेट के ऊपर कोई स्टेट नहीं था, इस वजह से इनको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था। और जो टैक्स मिलता था, अगर सेकंड स्टेट को मिलता था तो वो टैक्स फर्स्ट स्टेट के पास ही जाता था। तो सेकंड स्टेट में नोबल्स, राजा के रिश्तेदार, इनको भी नहीं अलाउ होता था। दे आल्सो आर नॉट अलाउड टू पे टैक्सेस। ये भी टैक्स नहीं पे करते थे। देखो ये भाई राजा हुए, राजा के रिश्तेदार हुए, तो ये लोग, ये जो राजा के रिश्तेदार हैं, ये भी नहीं पे कर रहे थे टैक्स। जैसे आप हैं, आपके मौसा हैं, आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो आप उनसे भी कहेंगे आप नहीं पे करेंगे। तो ऐसे ही इनके भी साथ था, जो राजा के रिश्तेदार थे, तो ये भी क्या करें कि ये भी टैक्स को नहीं पे कर सकते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। और जो पैसे बचते थे, जो पैसे इनको टैक्स में अगर थर्ड स्टेट के द्वारा दिया जाता था तो वो फर्स्ट स्टेट के देते हैं, और फर्स्ट स्टेट उसमें से उनकी जो तनख्वाह होती है सेकंड स्टेट को देते हैं, तो अपनी लाइफ को जीते हैं, एंजॉय करते हैं। इनके भी इनकम बहुत ज़्यादा थी। फर्स्ट स्टेट की इनकम तो आप समझ गए होंगे कितनी होगी। थर्ड स्टेट में वर्कर्स आप बात है, डू वर्क अंडर फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के अंदर काम करते थे, उनके हर काम में रहते थे, हर काम उनके खेतों में, हर जगह बिल्डिंग्स बनाने में, किले बनाने में, तो थर्ड स्टेट के लोगों को ही बुलाया जाता था। इनकी वेजेस क्या थी? लो थी। इनकी जो कमाई थी वो लो थी, और मतलब कम थी। एंड अलाउड टू पे टैक्सेस। कमाई कम होने के साथ भी उनको टैक्स भी पे करना पड़ता था। तो आप जान गए होंगे थर्ड स्टेट के लोग बहुत ही मुसीबतों से गुजर रहे थे। यानी फर्स्ट स्टेट के लोग एंजॉय भी करते थे, बर्थ भी, और उन्हें टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था। सेकेंड स्टेट के लोगों को भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, वो भी एंजॉय करते थे। पर थर्ड स्टेट के लोगों को क्या था, वो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के अंडर में उनके भीतर काम भी करें और जो पैसा मिले उसमें से आधा पैसा वो उसमें टैक्स भी पे करना पड़ता था। तो इस वजह से थर्ड स्टेट लोअर, उनकी वेजेस भी लो थी एंड अलाउड टू पे टैक्सेस। तो आप ये जान गए कि लुई 16 जब बने थे राजा, तो उसके बाद जो वो उन्होंने फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट 3 स्टेटों में बांटा था सोसाइटी को। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग आते थे, सेकंड स्टेट में नोबल्स एंड थर्ड स्टेट में वर्कर्स। तो ये 3 सोसाइटी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अब इन 3 सोसाइटी के बाद जो राजा है उन 2 टैक्स में बांटा गया था, थित और टैल। ये भी हम आपको बता देते हैं इन 2 टैक्स में जो बांटा गया था। तो आइए देखते हैं थित और टैल को, जो राजा ने 2 टैक्स को बांटा था इन सोसाइटी के बाद भी। यानी टैक्स जो पे करते थे, थित में कौन लेता था और टैल में टैक्स कौन लेता था, तो हम ये जानेंगे। तो 2 मेन टैक्सेस डिवाइडेड बाय द किंग। 2 जरूरी टैक्स जो राजा के द्वारा बांटे गए थे, यानी सोसाइटी भी बांटी गई 3 भागों में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और साथ ही साथ टैक्स को भी 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट स्टेट थित, सेकंड स्टेट टैल। ये फर्स्ट हमारा टैक्स है और ये हमारा सेकंड टैक्स। थित में अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च। थित में क्या होता था, जो टैक्स है, क्या होता था, जो टैक्स है हमारा चर्च के द्वारा इंपोर्ट किया जाता था, लिया जाता था। यानी थर्ड स्टेट के लोगों क्या करते थे, जब देखो यहाँ पे लिव्ड बाय द चर्च, दिस टैक्स वाज प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर। अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि यहाँ पे थर्ड स्टेट से जो टैक्स लिया जाता था, वो जो खेतों में काम करते थे, उस एग्रीकल्चर से, वो खेती से जो पैसे मिलते थे वो चर्च के द्वारा लिए जाते थे। अब चर्च किस में आते थे, फर्स्ट स्टेट में जो राजा के साथ रहते थे। अब फर्स्ट स्टेट वाले पाएंगे, फर्स्ट स्टेट में जो चर्च वाले पाएंगे, वो चर्च वाले किसको देंगे, राजा को देंगे। लेकिन जब वो राजा को देते थे, हमने पीछे करिएगा तो आपको मैंने बताया था, तब पर भी उनकी क्या थी, इम्पटी जो संपत्ति थी वो खाली थी। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जान लेते हैं। दिस टैक्स वॉज प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर। यानी ये चर्च के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था थर्ड स्टेट के द्वारा ये टैक्स को लेते थे। और ये टैक्स किस में प्रोड्यूस मिलता था, एग्रीकल्चर में। जब वो खेती करते थे और जितना भी पैसा मिलता था और जितना
काम करते थे उसमें से जो थर्ड स्टेट लोगों को पैसा मिलता था, और जब थर्ड स्टेट के लोगों को खेती करने पे जो पैसा मिलता था उसमें से जो टैक्स देते थे वो चर्च को देते थे और चर्च के लोग राजा को देते थे। और टैल में क्या होता था, द टैक्स वॉज डायरेक्टली पेड टू स्टेट बाय द पीपल। अब इसमें क्या होता था, इसमें तो भाई एग्रीकल्चर खेती करके जो पैसा कमाए वो दिया चर्च, यानी टैक्स जो लगता था वो चर्च को दिया। लेकिन टैल में क्या होता था, ना इसमें कोई चर्च होता था ना वो, द टैक्स वॉज डायरेक्टली पेड टू द स्टेट बाय द पीपल, यानी थर्ड स्टेट के लोगों को क्या करना था, डायरेक्ट। आप यहाँ पे समझ लीजिए गवर्नमेंट, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, गवर्नमेंट या तो फिर वहां का किंग डायरेक्ट क्या करता था, थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्स डायरेक्ट ले लेता था, ना वहां पे किसी की जरूरत। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चर्च लेता था टैक्स फिर राजा को देता था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट या वहां की किंग क्या करता था, थर्ड स्टेट के लोगों से डायरेक्ट टैक्स को ले लेता था जो वहां पे कमाते थे, या जहां पे भी। यहाँ पे तो सिंपल सा था कि एग्रीकल्चर में जो पाते थे उसका टैक्स चर्च को मिलता था, लेकिन यहाँ पे जिस काम में भी उनको जो कमाई मिलती थी थोड़ा बहुत, उसमें से टैक्स डायरेक्ट किंग या गवर्नमेंट को दे दिया जाता था। तो आपको ये दो टैक्स समझ में आ गया। फ्रेंच सोसाइटी भी समझ में आ गया। लुई 16 के बनने के बाद 3 भागों में बांटा गया, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में बांटा गया। फिर राजा किस घर से थे, राजा का जन्म कब हुआ, राजा कब राजा बने, तो इस तरह। और हमारा जो आउटब्रेक हुआ, रिवोल्यूशन कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब हम जान चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि सबसिस्टेंस क्राइसिस की हेडिंग हम पढ़ेंगे कि वहाँ सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब आप समझा दूँ कि सबसिस्टेंस क्राइसिस जैसे आपकी बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ कम हो जाए, जैसे आपके नेबरहुड में जो भी हो, जैसे घर में आपका खाना ना मिले, लेटने ना मिले, कपड़े पहनने को ना मिले, तो आपकी ज़रूरी चीज़ें जिसका आप उपयोग कर रहे होते हैं वो अचानक हट जाए, तो ये होता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस में थर्ड स्टेट को बहुत ही मुसीबत से गुजरना पड़ता, उनके खाने की कमी, फिर पैसे को बढ़ा दिया जाता था फूड ग्रेन्स यानी खाने के लिए, खाना खरीदने के लिए। तो ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ने के लिए। अगली वीडियो और भी मज़ेदार होने वाली है। इस वीडियो में अगर मज़ा आया हो और कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आते हैं नई वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को आप मेन एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो गाइज वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस टॉपिक को पूरी तरह रीड करिएगा। थैंक यू सो मच।